नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज शुरुआत किस कमोडिटी से करनी चाहिए? तो आज अगर एक्शन देखें तो क्रूड में सबसे ज़्यादा एक्शन है। 4% से ज़्यादा की गिरावट है। हफ्ते भर में 20% तक दाम टूट गए हैं। मंदी का डर यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है और साथ ही 104% टैरिफ का जो ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है और आज से ही इफेक्टिव है चाइना पर, उससे लग रहा है कि जो ये ट्रेड है अलग ही स्केल पर जाने वाला है और वो अंतिम समय तक लड़ने की बात चीन की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। यानी ये ट्रेड वॉर काफी समय तक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका रहेगा और क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, इससे डिमांड को लेकर काफी ज्यादा चिंता गहरा गई है। इसके साथ ही शुरुआत करते हैं मुनाफे की मंडी की। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। किशोर सर, सबसे पहले क्रूड पर आप बताइए, आपकी राय क्या बन रही सर? और गिर सकता है क्या? फरवरी 2021 के निचले स्तरों पर है भाव। गुड मॉर्निंग। आई थिंक यहाँ पे जब तक जैसा आपने बताया कि ग्लोबल टैरिफ्स को लेकर अनिश्चितता है और खास करके जो ये टिट फॉर टैट काइंड ऑफ टैरिफ्स जो लग रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना लॉजिक है ना कोई इकोनॉमिकल सेंस है। तो बट उस जब तक इसका जो सिलसिला खत्म नहीं होता है कि मार्केट को एक दिशा फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे अभी कोई फंडामेंटल्स की बात करना कोई इसमें कोई मतलब रीजनेबल नहीं है। एंड यहाँ पे बेसिकली पैनिक मोड सेट हुआ है और मैंने पहले भी बोला कि अराउंड $55 के आसपास तक भी जो WTI है गिर सकता है। वो ऑलमोस्ट करीब करीब आ गया है। बट यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ने का उम्मीद है क्या? यहाँ से टर्न अराउंड होगा? मुझे नहीं लगता है कि जब तक कोई ये जो चीजें हैं सेटल नहीं होता है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी से एग्री हो गया चलो इस टैरिफ्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो जब तक इंडस्ट्री अपने आप को सेटल नहीं कर देते, इंडस्ट्री अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं, सप्लाई चेन से एडजस्ट नहीं करते हैं, तब तक इसमें सिर्फ पैनिक ही रहेगा और कोई फंडामेंटल्स का कोई शंका मतलब आशंका नहीं है यहाँ पे। फिलहाल के लिए ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है एंटायर कमोडिटीज में, खास करके जो एनर्जी एंड मेटल्स दोनों में जो जहां पे ब्रॉडर इकोनॉमी जब भी अच्छा रहेगा तभी इसका डिमांड बढ़ सकता है। इवन एट करंट लेवल्स इसमें बिकॉली करके चलना चाहिए आपको। टारगेट्स अराउंड 48-20 48-40 तक आपको डाउनसाइड हो सकता है। अगेन ऑप्शंस में अगर देखें तो 4900 का पुट ऑप्शन जो है वो खरीद के चल सकते हैं। बट अगेन ट्रेंड में कोई ज्यादा कुछ ऐसा डिबेट की जगह नहीं है कि भाई ट्रेंड क्या है। ट्रेंड तो नेगेटिव ही रहने वाला है। कहाँ पे बॉटम आउट हो जाएगा और कहाँ से घूम जाएगा, अगर घूम जाएगा तो कितना तक जाएगा, तो क्या वो रिस्क बहुत ज्यादा है मार्केट में। आप जब भी ट्रेड कर रहे हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करो। छोटा छोटा न्यूज के ऊपर भी आपको ये $2-4-5 आपको अपसाइड स्विंग दे सकता है। ऑल मार्केट्स, एंटायर मार्केट्स आर हाईली वोलेटाइल। तो प्ले विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। एंड सेकंड इज दैट ऑप्शंस बहुत ही बेहतर उपाय है यहाँ पे। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो प्रॉब्ली ऑप्शंस बेटर है। 4900 का पुट का आप बाई करके चल सकते हैं। 185 के आसपास अवेलेबल है। 155 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एंड आपका एटलीस्ट रिस्क कंट्रोल में रहेगा। ओके, तो चलिए आपके साथ बेहतर यही होगा कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आप पुट ऑप्शंस के जरिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है फ्यूचर्स में ट्रेड करने के बजाय। 4900 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह किशोर सर की तरफ से है। दिनेश जी, आप बताइए क्रूड पर आपकी राय क्या है सर इतनी गिरावट के बाद? अब जी नमस्कार विश्व मोहन जी। जैसे किशोर सर ने कहा है कि डिमांड को लेकर कंसर्न ऑलरेडी था ही और उसके बाद ये जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है ये पूरा के पूरा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है क्रूड पर। ऊपर के जो लेवल से करीब करीब 6900 के लेवल जाने के बाद वहां से भी ये 5000 के भीतर जा चुका है। ब्रेंट क्रूड भी जो हम देखते हैं ऑलमोस्ट $60 के आसपास आ गया है। एक टेक्निकल पुल बैक ही इसमें आने की संभावना है। ओवरऑल भी तेजी की संभावना तो नजर नहीं आती है। आई थिंक 4950 के अराउंड एक बार अगर बाइंग बनती है तो ऊपर 5040 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 4918 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और ओवरऑल ऊपर अगर 5250 5300 के आसपास जाता है तो मेरे हिसाब से
पोजिशनल शॉर्ट इसमें बनता है, डाउन साइड मुझे लगता है कि 4670 के लेवल टूट आने वाले समय में आपको दिखा सकता है। ये तो पोजिशनली यहाँ पे दिनेश जी की भी सेल है, ये टेक्निकल बाउंस बैक के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए इसे कैरी ना करिए, बहुत रिस्की ट्रेड है। तो आप यहाँ से 4918 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। क्रूड में गोल्ड आज काफी तेज है, 1.25% मजबूत है, 1100 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है, 88,700 के ऊपर है। किशोर सर क्या लग रहा है गोल्ड में आज? विषमोहन, यहाँ पे अगेन गोल्ड तो बिकॉज बाकी सारे मार्केट्स नेगेटिव है, ग्लोबली इकोनॉमीज खराब है, अनसर्टेनिटी है, तो डेफिनेटली गोल्ड के लिए अच्छी बात है। गोल्ड, एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। तो यहाँ पे तो तेजी का माहौल बने रहेगा एंड कंटिन्यू भी रहेगा। जो रिसेंटली जो गिरावट आया है कि काफी अच्छा मौका था कि जो वापस बाइंग करने के लिए, जिन लोग ने लॉन्ग टर्म के लिए जो छूट गया था उन लोगों को वापस बाइंग करने के लिए एक मौका तो दिया था। आई थिंक इवन एट करंट लेवल्स यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में 89,300 89,500 तक जा सकता है। अगेन यहाँ पे भी एक ये है कि गोल्ड में तेजी तो बने रहेगा, अगेन वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। वो उसके अलावा क्या है कि जब तक आपको डॉलर में सेटल नहीं होता है, और अभी ये टैरिफ्स और अनसर्टेनिटी, उसके अलावा कोई ज्यादा कुछ फंडामेंटल न्यूज आइटम है ही नहीं है। सो आई थिंक हर गोल्ड का तेजी के लिए भी वही न्यूज है और बाकी अदर कमोडिटीज में मंदी के लिए भी वही न्यूज है। तो आई थिंक जब तक ये अनसर्टेनिटी बने हुए हैं कि गोल्ड के लिए अच्छी बात है। एंड एज अ सेफ हेवन गोल्ड आपका पोर्टफोलियो में उसका जो पात्र है वो एक्चुअली वो निभाता रहेगा। एंड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों गोल्ड के लिए अच्छे लग रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों अच्छे लग रहे हैं। आपकी कॉल क्या है गोल्ड पर दिनेश जी? जी विश्वमोहन जी, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब कल अगर हम देखते तो डाउन साइड लोवेस्ट लेवल पर क्लोज हुआ था गोल्ड, ऑलमोस्ट 87,700 के लो बनाने के बाद में वहां से 1000 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब गैप अप गैप डाउन है। तो मेरी सलाह सबसे पहले तो ये रहेगी कि कैरी ओवर पोजीशन बिल्कुल भी ना करे। मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है कि 88,650 600 यहाँ पर अगर यहाँ से 150 रुपए का डिप मिलता है तो खरीदारी का अवसर बन सकता है। दोबारा मुझे लगता है कि 89,050 के लेवल से दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली 88,400 का मेंटेन। चलिए, तो क्रूड पर बात हो गई, सोने पर बात हो गई। अब एक अहम खबर है, स्काईमेट ने मॉनसून का पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया। इस पर बातचीत होगी, बस 1 मिनट के ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारे साथ महेश पलावा साहब जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मॉनसून को लेकर क्या स्थिति बन रही है, क्या उनका अनुमान है, सब कुछ डिटेल्स में बातचीत होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हमारे साथ महेश पलावत साहब है, साइंटिस्ट हैं स्काईमेट से। शुक्रिया सर, आप लोगों ने पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया है, क्या डिटेल्स हैं सर उसके? देखिए विश्वमोहन जी, अभी जो हमने अनुमान जारी किया है वो सामान्य का 103% जारी किया है। यानी कि 1 जून से 30 सितंबर तक 868.8 मिलीमीटर बारिश होती है, तो हमने 895 मिलीमीटर का अनुमान लगाया है। और जो नॉर्मल मानसून होता है वो 96 से, लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो होता है उसका 96 से 104% होता है। तो यानी अपर साइड ऑफ नॉर्मल का हमने अनुमान लगाया है। और ऐसा लग रहा है कि जो, क्योंकि अभी ला नीना बहुत कमजोर रहा, थोड़ी देर के लिए रहा, उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन ही दिखाई दे रही है पूरे मानसून के सीजन में। तो जून जो है उसमें हो सकता है कि 4% के आसपास की कमी दिखाई दे, लेकिन जुलाई 2% ज्यादा रह सकता है। अगस्त में काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, 8% ज्यादा रहेगा। और सितंबर में मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है, तो उस समय 4% की बढ़त दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा मानसून दिखाई दे रहा है। ओके सर, अब ज्योग्राफी के हिसाब से बातचीत करते हैं कि किन राज्यों में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अच्छी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, इन राज्यों को लेकर सर क्या अनुमान है आप लोगों का? देखिए, ये जो गुजरात में तो पहुंचता है, सेकेंड हाफ ऑफ जून में मानसून पहुंच जाता है। तो जून में तो बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हो सकती, मतलब कि थोड़ा बहुत रहेगा, मानसून ठीक ठाक रह सकता है, नॉर्मल या नॉर्मल थोड़ा सा कम रह सकता है। लेकिन जुलाई और अगस्त में जो बारिश है वो आपका जो मध्य प्रदेश है उसके कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से पूर्वी राजस्थान में भी अच्छी बारिश का अनुमान है जुलाई और अगस्त में। और यही 2 महीने आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र के लिए अच्छे रहेंगे। गुजरात में जुलाई से लेकर के, जुलाई के सेकेंड हाफ से लेकर के सितंबर के फर्स्ट हाफ तक अच्छी बारिश की संभावना है। क्योंकि ये जो 4 राज्य हैं इसमें पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो मानसून का पैटर्न बदला है। जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनते थे, पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे, अब ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो जब भी कोई लो प्रेशर एरिया खास करके जुलाई और अगस्त में बनना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय ये तेलंगाना से होते हुए
विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र ये सारे इलाकों को कवर करते हैं, और साउथ एमपी और जो सेंट्रल एमपी को कवर करते हुए ये पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में बारिश देते हैं। तो ये चारों राज्य अच्छी बारिश देखेंगे। हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश थोड़ी सी कम रहे, जैसे गंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, झुंझुनू, ये सारे इलाकों में कुछ कमी रह सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में भी नॉर्मल मानसून रह सकता है। गुजरात रीजन जो पूर्वी गुजरात है, अच्छा मानसून रहेगा। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके लगातार बारिश दिखते रहेंगे, सितंबर के फर्स्ट हाफ तक देखते रहेंगे। अब विदर्भ से लेकर के उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण एंड गोवा, साउथ मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर काफी अच्छा मानसून रहने की उम्मीद है। अब मराठवाड़ा में सामान्य मानसून रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये चारों राज्य ठीक ठाक बारिश देख पाएंगे। जी सर, एक सवाल, आप लोगों ने अपने डिटेल्स में ये भी बताया कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं और उत्तर भारत के जो हिली एरिया हैं वहां पर सामान्य से कम बारिश की संभावना है। पिछले सीजन में भी हमने देखा था बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहां पर काफी कम बारिश हुई थी। क्या इस बार भी वहां पर इस तरह की स्थिति बन सकती है क्या? जी हाँ, देखिए विश्वनाथ जी, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पर अमूमन बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, उसका एवरेज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वहां पर बिलो नॉर्मल मानसून रहेगा, उसके बाद भी झमाझम बारिश होती रहती है, लेकिन जो पहले हुआ करती थी उससे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और जो पहाड़ी राज्य है हमारे, जैसे कि हिमाचल है, उत्तराखंड वगैरह, जम्मू कश्मीर, वहां पर मानसून बहुत मुश्किल से पहुंचता है, तो विंटर रेन ही ज्यादा होती है, तो वहां पर भी मानसून की बारिश थोड़ी सी कम रह सकती है। और अगर देखा जाए तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके पिछले कुछ सालों से कम बारिश देख रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा डिलेड मानसून रहता है। ऐसा लग रहा है कि जो अगस्त में जाकर के यहाँ पर बारिश अच्छी हो जाएगी, अगस्त के सेकेंड हाफ में, और सितंबर में बारिश अच्छी होगी। लेकिन जुलाई का जो और जून और जुलाई है, यहाँ पर थोड़ा सा कमी रह सकती है मानसून की। तो इसमें क्या होता है कि जब सेकेंड हाफ और सितंबर में बारिश होती है, तो उस समय ऑलरेडी सोइंग वगैरह हो चुकी होती है, सब कुछ हो सकता है, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह का अनुमान अभी दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और पहले पूर्वानुमान पे आपने बात की, और आगे भी जो भी अपडेट आएंगे आप हमारे साथ जुड़ते रहिएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वापस से नॉन एग्री मार्केट की। फिर से चांदी की बात रह गई थी नॉन एग्री मार्केट में। गोल्ड और क्रूड पर हमने चर्चा कर ली थी। चांदी लोअर लेवल से देखे, अगर दिन की शुरुआत से देखे, जब मार्केट खुला था वहां से देखे तो अच्छी रिकवरी आई है। 600 रुपए से ज्यादा 700 रुपए की रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। किशोर सर, चांदी में क्या लग रहा है, यहाँ से चांदी में दम है क्या? क्योंकि जिस तरह के ट्रेड वॉर का तो इस पर भी काफी ज्यादा असर होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है ये। या विश्वमोहन, आप सही है, ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, और गोल्ड के साथ साथ इसमें जो गोल्ड का जो तेजी है उसका भी असर इस पर रहता है। बट अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल कमोडिटी के हिसाब से इसको देखना चाहिए। अगर ज़्यादा पैनिक अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में, जो नॉन फेरस मेटल्स में, खास करके कॉपर, एल्यूमिनियम में आता है, तो वहाँ पे सिल्वर का जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल रैली रहेगा। थोड़ा बहुत अगर स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगा बेस मेटल्स में, सिल्वर में वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगा। एंड यहाँ पे आज इंट्राडे के लिए मैं इसमें आई थिंक थोड़ा ऊपरी स्तर पे, अगर 89,200 89,500 के बीच में इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। 90,000 के ऊपर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 87,800 का टारगेट रख सकते हैं। बट अगेन ये आपको चेतावनी तो देना चाहिए कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, थोड़ा टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ आप इसमें ट्रेड कीजिए। बट अगर आप ब्रॉड मीडियम टर्म, मतलब आपको 3 से 6 महीने का अगर आपके पास टाइम है, तो प्रॉब्ली ये लेवल्स काफी अच्छा लेवल्स है बाइंग करने के लिए, आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। बट आपको वॉलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा। तो सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, गोल्ड और सिल्वर दोनों अगर किसी को खरीदना है लंबी अवधि के लिए, तो क्या लेवल दिख सकते हैं अप्रैल में और मई में? 2 महीने में कौन से लोअर लेवल दिख सकते हैं? अप्रैल मई में लो लेवल्स आई थिंक हम लोग ऑलरेडी टच कर चुके हैं, कि सिल्वर में आपको प्रॉब्ली 87,000 के आसपास लेवल्स एक बार दिख सकता है। गोल्ड में मेरे हिसाब से तो लो ऑलरेडी टच कर चुके हैं, कि बहुत ज्यादा नीचे आएगा नहीं है। बट विश्वमोहन, क्वेश्चन ये है कि ऊपर कितना तक जा सकता है। अगर आपके पास अगर अगले साल तक टाइम है, प्रॉब्ली सिल्वर 1,20,000 तक भी जा सकता है, और गोल्ड आई थिंक 96,000-97,000 तक जा सकता है इसमें। ओके तो हो सकता है कि आपके पास रिस्क 10% नीचे आने का हो। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी आपके पास है, रुक सकते हैं, 1 साल का वक्त दे सकते हैं, तो आपको यहाँ से बड़ा मुनाफा हो सकता है। 15-20% का गोल्ड में, और चांदी में तो 30 से 40% तक की भी तेजी आ सकती है। यही कुछ निकल कर आ रहा है। आप बताइए चांदी पर आपकी राय दिनेश जी।
जी, गोल्ड के मुकाबले अगर सिल्वर देखा जाए तो काफी वीकनेस शो कर रहा है। ऊपरी स्तर से नीचे में करीब करीब ये 16,000 रुपए टूट के भी स्लाइटली रिकवरी इसने दी है। बट ओवरऑल जो मुझे लगता है कि जो मौजूदा स्तर है 89,500 600, ये दायरे में मुझे लगता है कि एक बार मौजूदा स्तर पर बिकवाली की जा सकती है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि दोबारा एक बार ये 88,700 दिखा सकता है। बट 89,050 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जो एक पुलबैक रैली आई है, मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म रहेगी और यहाँ से दोबारा एक बार इसके नीचे 700 से 800 रुपये आना चाहिए। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के हिसाब से मेरी सलाह है। चलिए, तो ये राय हो गई गोल्ड सिल्वर पर, क्रूड पर। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बेस मेटल्स पे चर्चा करेंगे और खास करके कॉपर में क्या प्रॉपर ट्रेड होना चाहिए। आज हालांकि लोअर लेवल से यहाँ भी रिकवरी दिख रही है, लेकिन ये कितनी टिकाऊ है, अब क्या करें बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुनाफे की मंडी आप देख रहे हैं, बेस मेटल्स की बात करते हैं। किशोर सर, कॉपर पर बताइए क्या करना चाहिए आज। अरे कॉपर में भी बिकवाली का राय अपना चाहिए, बिकॉज बेसिकली अगेन सेम न्यूज़ है। 800 के आसपास इसमें बिकवाली करके चले, 805 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट आप 788 के आसपास रख सकते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक पर, इन दोनों पर क्या राय है सर, छोटा जवाब दीजिएगा। आई थिंक इवन जी आई थिंक या विश्वमान जी। सो आई थिंक नेचुरल गैस में भी आई थिंक शॉर्ट टर्म का बिकवाली का ही राय होगा। 306 के आसपास बिकवाली करे और 290 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। 310-11 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो आपने नेचुरल गैस में भी बिकवाली की राय है। हालांकि मेरा जो सवाल था वो एल्यूमिनियम और जिंक पे था। इन दोनों पर राय दे दे, छोटा जवाब सर। दोनों आई थिंक सी एंटायर मेटल कॉम्प्लेक्स ही आपको वीक दिख रहा है और अभी फिलहाल के लिए कोई डिमांड और सप्लाई को रिलेटेड कोई फंडामेंटल्स का कोई असर नहीं रहेगा। दोनों में बिकवाली करके चले और जो पोजीशन है वो मेंटेन करके चलिए। जब तक इसमें कोई इस मामले को बैठ के बात नहीं करते हैं, जब तक इसका कुछ रिजोल्यूशन निकल के नहीं आते, तब तक मार्केट्स में ये पैनिक बरकरार रहेगा। ओके, चलिए आप बताइए दिनेश जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में और किस साइड की ट्रेड की सलाह देंगे आप यहाँ पर। जी बिल्कुल, जिंक और एल्यूमिनियम हाईली ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है इन लेवल पर बिकवाली तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कॉपर एक जरूर मुझे लगता है कि 789.90 जो ये एक बेसलाइन सपोर्ट है। जैसे सिल्वर का 86,000 सपोर्ट है, वैसे ही कॉपर का ये सपोर्ट है, यहाँ से बार बार बाउंस होता है। तो आई थिंक 795 796 के अराउंड बाय करके 808 810 का लक्ष्य दिखा जा सकता है और 789 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए एग्री मार्केट पे वक्त कम है। मसालों में आज काफी नरमी दिख रही है। दोनों मसाले हल्दी और जीरा दोनों में मुनाफा वसूली दिख रही है। कल भी मुनाफा वसूली थी और आज भी। दिनेश जी क्या लग रहा है, कहां तेजी और कहां मंदी दिख रही है मसालों में आज। जी, जीरे ने तो ऑलरेडी, अगर हम 20,000 के लेवल्स देखते हैं, लो लेवल वहां से ऑलरेडी 25,000 का लेवल छुआ है। मतलब करीब करीब इसने 25% का रिटर्न मात्र एक महीने में दिया। तो मुझे लगता है इसमें मुनाफा वसूली होना जायज है। हाँ, हल्दी मुझे लगता है कि 13,700 13,800 का लेवल अगर आता है तो वहां पर खरीदारी दोबारा लौट कर आ सकती है। 14,700 14,800 ये तुरंत दिखा सकता है। धनिया जो है काफी डल सा काउंटर हो चुका है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अत्यधिक तेजी या मंदी होने की संभावना कम नजर आती है। ऊपर में 8050, डाउन साइड 70-100 ये दायरा मेंटेन करता हुआ नजर आता है। ग्वारसीर ग्वारगम आखिरी सवाल दिनेश जी, इन दोनों में क्या राय है। आज फिर से कमजोर है, 9,900 के भी नीचे आ चुका है ग्वारगम। जी बिल्कुल, जैसे हमने अभी मौसम की रिपोर्ट देखी है, मौसम सामान्य है और 103% रेनफॉल होने की संभावना है, मतलब ऑन द हायर साइड है और इसी के चलते दबाव आया है। लेकिन ये काउंटर ऑलरेडी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में चल रहा है। मुझे लगता है मे का कॉन्ट्रैक्ट 5270 5280 दायरे पे सपोर्ट लेके दोबारा एक बार 5350 दिखा सकता है। 5240 हाल फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है ये टूटना नहीं चाहिए। ओके, शुक्रिया दिनेश जी आपका, किशोर सर आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि कमोडिटी मार्केट में उन्हें क्या करना है। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही। इक्विटी मार्केट में अगर आज देखें तो यहाँ पर आज फिर से नरमी का ही रुख है। 125 अंकों की गिरावट निफ्टी में, बैंक निफ्टी 400 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। क्या कुछ वहां पर हो रहा है, वायदा बाजार में पूरा हाल लेकर आएंगे आपको इफेनो जंक्शन में। जल्द लौटते हैं, नमस्कार।